नमस्कार, दो दूनी चार में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। रोज की तरह ठीक 2 बजे हम देश के 4 अलग अलग हिस्सों दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और पटना से अलग अलग खबरों को लेकर आपके सामने हमारे 4 सहयोगी आते हैं। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच 10 बड़ी खबरों की। ये विस्तार से हम आपको बताएंगे किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने तमाम अपने विरोधियों और दुश्मन देशों के साथ किस तरह से उनके सोशल मीडिया पॉलिसी हैंडल्स को न केवल बैन किया है, बल्कि भारत की जनता और तमाम संगठन किस तरह से इन देशों के खिलाफ व्यापार और पर्यटन के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ये सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन अगली खबर के लिए चलते हैं सीधे लखनऊ, पंकज झा के पास। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी ने पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया है। ऐसी ही एक तिरंगा यात्रा का लखनऊ में आज नेतृत्व यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं और जो छेड़ता है हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। लेकिन इसी बात पर अब विपक्ष ने बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिक फायदा करने का और कहते हैं कि इसी बहाने एक तरीके से राजनीतिक फायदा लेने का आरोप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लगाया है। इसी पर विस्तार से बात करते हैं, लेकिन फिलहाल चलते हैं मुंबई जितेंद्र दीक्षित के पास। धन्यवाद पंकज भाई। और जिस तरह की खबर उत्तर प्रदेश से है, वैसी ही खबर तिरंगा यात्रा को लेकर महाराष्ट्र से भी है। महाराष्ट्र में भी जो एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, उसने भी कुछ ऐसा ही आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया है। आज मुंबई में तिरंगा यात्रा होनी है, जिसका नेतृत्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे। और इस तिरंगा यात्रा का उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने विरोध किया है और ये कहा है कि ये एक राजनीतिक स्टंट है और जिन महिलाओं ने अपने सिंदूर को खोया है उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम हो रहा है। और अपनी बातों को रखने के लिए आज सामना अखबार, जो कि उस पार्टी का मुखपत्र है, उसमें काफ़ी तीखे शब्दों में एक संपादकीय भी छापा गया। तो इस पर हम आगे बात करने वाले हैं। अब आइए चलते हैं पटना प्रभाकर के पास। धन्यवाद जितेंद्र। और देश में भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म भी नहीं हुआ है कि बिहार में ऑपरेशन राजनीति जो है वो शुरू हो गया। और 4 दिन की शांति के बाद बिहार में जो राजनीतिक उठापटक है एक बार फिर से शुरू हो गया। और हमने देखा कल कैसे राजद जो है वो नीतीश कुमार पे हमलावर था, कैसे उन्हें एक्सपायरी डेट का नेता वो बता रहे थे। और आज उसी के जवाब में भाजपा ने जंगल राज के खिलाफ, यानी कि राजद के खिलाफ, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक 3 मिनट का वीडियो जारी किया है। तो ये वीडियो और पोस्टर वार बिहार में चालू हो गया। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले खबरों को विस्तार देने के लिए हम सीधे चलते हैं दिल्ली, विकास भदौरिया के पास। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और इस वक्त आपके सामने देश की 10 बड़ी खबरें रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए सीसीएस की अहम बैठक हुई है। पीएम की अगुवाई में इस बैठक में मंथन किया गया। वहीं तीनों सेना प्रमुखों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी हासिल की और तीनों सेनाओं की तारीफ भी की है। वहीं देश भर में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आज लखनऊ में सीएम योगी शामिल हुए हैं और पाकिस्तान के मित्र कंट्री के खिलाफ भारत ने एक एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के मित्र देश चीन, तुर्की के प्रोपेगेंडा पर भारत ने कड़ा प्रहार किया है। ग्लोबल टाइम्स और चिन्हुआ के एक्स अकाउंट को भारत में बैन कर दिया गया है। इसके अलावा तुर्की के ब्रॉडकास्टर टीआरटी वर्ल्ड पर भी एक्शन लेते हुए उसके एक्स अकाउंट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं चीन, तुर्की और अजरबैजान की यात्रा का बहिष्कार करने का ऐलान भी भारतीय संगठनों ने किया है। व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कैट ने इन देशों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। वहीं एक खबर यह भी है कि 20 दिन बाद पाकिस्तान से भारत लौटे बीएसएफ जवान पीके साहू। भारत के कड़े एक्शन के बाद बैकफुट पर चला गया है पाकिस्तान और शोपियां में एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए हथियारों का एक बड़ा जखीरा वहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरामद किया है। कल शोपियां में 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और उसके बाद ये हथियारों का जखीरा इस बात की ओर इशारा करता है कि बड़ी साजिश कश्मीर में एक और बार की जा रही थी। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की, कैट। इसने ऐलान किया है कि चीन, तुर्की और अजरबैजान की यात्रा का भारतीय नागरिक बहिष्कार करें। चीन, तुर्की और अजरबैजान से आयात बंद करने का भी ऐलान कैट ने किया है। टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स के संगठनों से भी बात करेंगे, ऐसा इन्होंने दावा किया है। और पाकिस्तान समर्थक देशों का विरोध
और तेज भी होगा, ये भी इनकी तरफ से कहा गया है। तो आपको बता दें कि चीन और तुर्की यहाँ पर, इसके अलावा अजरबैजान बड़ी तादाद में व्यापार भारत के साथ होता है और कैट जो है लंबे समय से चीनी माल के बहिष्कार की मुहिम चलाता भी रहा है। विदेशी पर्यटकों का जाना आना सबसे ज़्यादा तुर्की और अजरबैजान में होता है। यहाँ पर लोग न केवल घूमने फिरने के लिए जाते हैं बल्कि शादी ब्याह और तमाम कॉरपोरेट मीटिंग्स के लिए भी ये कई कंपनियों का बड़ा फेवरेट अड्डा है। अब हम बात कर लेते हैं पर्यटकों की, जो सबसे बड़ी ताकत है भारत के पास, क्योंकि मालदीव की हालत देखिए आपने किस तरह से। मालदीव ने जब भारत की खिलाफत करना शुरू की तो भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का न केवल बहिष्कार कर दिया बल्कि उस बहिष्कार के बाद मालदीव घुटनों पर आ गया। और कुछ इसी तरह की बात अब तुर्की के साथ भी दिखाई दे रही है। जो विदेशी पर्यटक हैं जो तुर्की पहुंचते हैं उनकी तादाद 62.2 मिलियन है। इसमें भारतीयों की तादाद लगभग 3 लाख के आसपास है, यानी कि 3 लाख भारतीय पर्यटक हर साल तुर्की घूमने फिरने के लिए जाते हैं। 2023 का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। 20.7% इतने पर्यटक पहुंचे थे तुर्की और इनका जो राजस्व था, जो कुल राजस्व था इससे पर्यटकों से जो कमाया था तुर्की ने, वो 61.1 बिलियन डॉलर था। इसमें भारतीय पर्यटकों का अगर औसत खर्च $972 के आसपास आंका गया है, वो निकाल लें तो ये जो भारतीयों का जो औसत खर्च निकालने के बाद जो कैलकुलेशन आता है वो बड़ी तादाद में होगा और इससे तुर्की की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी। भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार से उसको भारी नुकसान होगा और कुल नुकसान करीब 291.6 मिलियन डॉलर का होगा। आप समझ गए, अगर 972 प्रति पर्यटक खर्च किया जाए तुर्कियों में तो लगभग, जो कि एवरेज है, इतना खर्च करते ही हैं, तो 291.6 मिलियन डॉलर का झटका सीधे सीधे तुर्कियों को लगेगा और ये राशि बहुत बड़ी है। अक्सर भारतीय वहाँ पर विवाह, कॉर्पोरेट सांस्कृतिक गतिविधियाँ करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से पहुँचते हैं और अगर भारतीय तुर्की का बहिष्कार कर देंगे तो उसको बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। अब बात अजरबैजान की कर लेते हैं। यहाँ भी विदेशी पर्यटक बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। 2024 में 2.6 मिलियन पर्यटक पहुँचे थे और ये जो पर्यटक पहुँचे थे उनकी वजह से उसमें से 2.5 लाख भारतीय भी यहाँ पर थे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर तुर्की के खिलाफ एक और एक्शन की मांग की गई है। तुर्की के खिलाफ बड़े एक्शन की मांग की गई है। हिमालयन एप्पल ग्रोवर सोसाइटी की नए पीएम को, यानी कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर तुर्की से सेब आयात बंद करने की मांग की है। बड़ी खबर इस वक्त की, तुर्की के खिलाफ बहिष्कार और विरोध देश में बढ़ता जा रहा है। अब जो सेब आयात संगठन है उसने मांग की है कि तुर्की से जो सेब आयात किया जाता है उस पर रोक लगाई जाए। हिमालयन एप्पल ग्रोवर सोसाइटी की तरफ से प्रधानमंत्री को बाकायदा चिट्ठी लिखकर तुर्की से आने वाले सेब को बंद करने की मांग की गई है। तुर्की से सेब आयात से पहाड़ी राज्यों को नुकसान होता है, उनका सेब मार्केट में सस्ता बिकता है और उसकी कीमत भी अच्छी नहीं मिलती है। अब तुर्की के खिलाफ हिमालयन एप्पल ग्रोवर सोसाइटी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इस आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। तो तुर्की के खिलाफ भारत में विरोध बढ़ता जा रहा है। न केवल कैट ने पहले बहिष्कार का प्लान किया, बहिष्कार का ऐलान किया, बल्कि आम लोगों से भी अपील की कि तुर्की जाना बंद करें। अब हिमालयन एप्पल ग्रोवर सोसाइटी की तरफ से जो सेब उत्पादक संगठन है उनकी तरफ से ये चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि तुर्की से आने वाले सेब के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इससे पहाड़ी राज्यों को न केवल फायदा होगा बल्कि तुर्की को भी बड़ा झटका लगेगा। तुर्की के बाद अब हम आपसे बात कर लेते हैं अजरबैजान की। अजरबैजान भी विदेशी पर्यटकों से माला माल है। 2024 में यहाँ पर 2.6 मिलियन पर्यटक पहुंचे थे। 2.5 लाख भारतीय पर्यटक भी इनमें शामिल थे और प्रति भारतीय पर्यटक यहाँ पर जो औसत खर्च है वो $1276 का है। अगर इस खर्चे को जोड़ लिया जाए तो इन पर्यटकों के ना जाने से या बहिष्कार से जो नुकसान होगा अजरबैजान को $308.6 मिलियन का होगा। यहाँ पर पर्यटक पिकनिक, मनोरंजन, विवाह, एडवेंचर गतिविधियाँ करने के लिए जाते हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे तौर पर $308 मिलियन का सालाना नुकसान अजरबैजान को होगा, जो अच्छी खासी रकम है। और ऐसे में इनकी हालत अजरबैजान और तुर्की की भी मालदीव की तरह हो जाएगी।
जहां पर भारतीय पर्यटक और आम भारतीय नागरिक वहां पर बिना जाए भी उनका ज़बरदस्त आर्थिक नुकसान कर देगा। तुर्की के खिलाफ एक और एक्शन की जो मांग हुई है वो भी हमने आपके सामने रख दी। हिमालयन एप्पल ग्रुप सोसाइटी से ने ये मांग की थी और फिर बाकायदा इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर वहाँ से आने वाले यानी कि तुर्की से आने वाले सेब पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल हैं, सांसद हैं चांदनी चौक से और कैट के अध्यक्ष भी हैं। लंबे समय से आप, प्रवीण खंडेलवाल जी, एनडीटीवी पर स्वागत है। लंबे समय से आप चीन के माल के बहिष्कार के लिए न केवल एक्शन प्लान बनाते रहे हैं, उसको ज़मीन पर भी उतारते रहे हैं। अब आपने तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको लगता है कि तुर्की और अजरबैजान की भी हालत मालदीव जैसी हो जाएगी, घुटने पे आ जाएगा? क्या इतनी बड़ी तादाद में वहां से व्यापार और भारतीय पर्यटक जाते हैं? देखिए, निश्चित रूप से भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा कंज्यूमर देश है, हमारी कंज्यूमर इकोनॉमी है और आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है। जैसे अभी आप अपने ग्राफिक्स में बता रहे थे, हर साल 3 लाख इंडियन टूरिस्ट तुर्की जाता है और लगभग $972 ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति खर्च करता है। तो कुल मिला के $300 मिलियन भारत का तुर्की में आता है। और अगर एक बार ये बहिष्कार शुरू हो गया तो तुर्की को लेने के देने के पड़ेंगे। कसूर तुर्की का इतना है कि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करेगा। अब अगर देश का जो विरोध करेंगे देश, हम उनके साथ कारोबार कैसे कर सकते हैं? हम उनके साथ ना कारोबार करेंगे ना उनके देश में जाएंगे। ये निर्णय कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने लिया। आज तो हमने निर्णय लिया है यात्रा के बहिष्कार का और 16 मई को देश के सभी राज्यों के व्यापारी नेता दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं और उस दिन हम निर्णय लेंगे कि तुर्की अजरबैजान के साथ हम किसी प्रकार का कोई व्यापारिक लेन देन भी नहीं करने वाले हैं। जहां तक चीन का प्रश्न है, चीन के तो प्रोडक्ट का बॉयकॉट हम पहले से ही करते आ रहे हैं, जब से गलवान में चीन ने आक्रमण किया था और उसका एक सकारात्मक परिणाम पूरे देश में देखने को मिला है। तो हर उस देश को ये समझना होगा कि यदि भारत के खिलाफ वो नाजायज रूप से खड़े होंगे पाकिस्तान के साथ, तो फिर हम एक एक करके ऐसे सभी देशों के खिलाफ हम यात्राएं भी बंद करेंगे और हम उनके साथ व्यापार भी नहीं करेंगे। तो कमजोर नस है प्रवीण खंडेलवाल, आपने उस नस को दबाना शुरू किया है। अब भारतीय नागरिक अगर इसमें शामिल हों, बड़ी से बड़ी तादाद में हिस्सा लें, इस बहिष्कार का हिस्सा बने, इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर के खड़ा है। जैसा मैंने आपको कहा कि 16 तारीख को दिल्ली में देश भर के व्यापारी नेता इकट्ठा हो रहे हैं। हम सभी राज्यों की राजधानियों में जिला स्तर तक जाने वाले हैं। इसके साथ साथ न केवल व्यापारी बल्कि आम लोग, टूर और ट्रैवल के लोग, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लोग, ऐसे वो लोग जिनका संबंध यात्राओं से रहता है, हम उन सब लोगों को एक छत के नीचे लाएंगे। और जब मामला देश का आता है तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद तुर्की और अजरबैजान की भी हालत मालदीव जैसी होगी, क्योंकि जो पाप मालदीव ने किया था उससे बड़ा पाप तुर्की और अजरबैजान ने किया है। तो प्रवीण खंडेलवाल बता रहे हैं कि जो पाप मालदीव ने किया था उससे बड़ा पाप तुर्की, अजरबैजान और चीन ने भी किया है। लेकिन एक बड़ा सवाल प्रवीण खंडेलवाल जी ये है, जब तक आम लोगों की हिस्सेदारी नहीं होगी, व्यापारिक नेता मिलते रहें, इकट्ठे होते रहें, मोर्चा बनाते रहें, आम आदमी की हिस्सेदारी नहीं होगी तो ये मुहिम सिरे नहीं चढ़ पाएगी। आज मैं उसके लिए रोहित जी आपके सभी चैनल्स का मैं धन्यवाद करता हूं। आज जिस प्रकार से पूरे अभी तो सुबह ही हुई है, लेकिन पूरे देश से फोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये निर्णय सामयिक है और हम सब मिलकर के इस निर्णय को सफल बनाएंगे। जो हमारे नेता दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली से जाकर के अपने अपने शहरों में वो इस प्रकार की यात्राएं निकालेंगे, लोगों को बताएंगे। और आज जो देशभक्ति का ज्वार लोगों के दिल में है, हमें लगता है कि हमें ज्यादा किसी को कहना नहीं पड़ेगा।
काफी सारा काम तो आपके शो ने कर दिया। जो लोग इस शो को देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि तुर्की और अजरबैजान आज हमारे लिए पाकिस्तान से कम दुश्मन नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण खंडेलवाल आपका। प्रवीण खंडेलवाल ने एक मुहिम शुरू की है कि तुर्की अजरबैजान के खिलाफ न केवल व्यापार का बहिष्कार करेंगे, बल्कि उन्होंने अपील की है कि जो भारतीय नागरिक हैं जो वहाँ पर छुट्टियाँ बिताने जाते हैं, वहाँ पर डेस्टिनेशन मैरिज के लिए जाते हैं या कॉरपोरेट मीटिंग्स के लिए जाते हैं, उनको तुर्की का और अजरबैजान का बहिष्कार करना चाहिए। हमने डेटा के जरिए आपको बताया कि अगर अजरबैजान में भारतीय पर्यटक जाना बंद कर दें तो 300 मिलियन से ज़्यादा सालाना नुकसान होगा, जबकि तुर्की को 600 मिलियन से ज़्यादा नुकसान का खामियाजा उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ चलते तनाव के दौरान तुर्की की तरफ से कई ड्रोन प्रोवाइड किए गए थे, सैकड़ों की तादाद में ड्रोन पाकिस्तानी सेना को प्रोवाइड किए गए थे। इसके अलावा तुर्की का एक नौसैनिक पोत भी पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पहुंचा था। हालांकि ये तनाव से पहले पहुंचा था और तुर्की और पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि ये किसी देश को सामरिक मदद नहीं है, बल्कि सद्भावना मिशन पर यह नौसैनिक पोत कराची पहुंचा है। लेकिन जो जिस तरह से खुला समर्थन तुर्की ने पाकिस्तान को दिया था, अजरबैजान ने पाकिस्तान को दिया था और चीन भी लगातार पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा रहा था, उसका रिएक्शन आम लोगों में होना शुरू हो गया था। और यही एक बड़ी वजह बना कि तुर्की की तरफ से कल बाकायदा तुर्की के पर्यटन विभाग की तरफ से एक अपील प्रेस रिलीज जारी की गई और इसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के तनाव का असर और इसकी जानकारी आम तुर्की के लोगों को नहीं है, इसलिए आम भारतीयों को यहाँ आने से कोई तकलीफ नहीं होगी, उनका यहाँ पर स्वागत ही होगा। उनके आराम की और सुरक्षा की पूरी गारंटी तुर्की सरकार लेती है। तुर्की का टूरिज्म विभाग ने आगे इसमें लिखा था कि भारतीयों का जो आना जाना है वो तुर्कियों के साथ सालों पुराना है, इसलिए वो उसी तरह आते जाते रहें। यहीं से साफ हो गया था कि तुर्की जाने के लिए तमाम जो भारतीय पर्यटक हैं उन्होंने अपनी बुकिंग रद्द कराना शुरू कर दी थी, जिससे घबराकर तुर्की ने ये कदम उठाया था। लेकिन अब भारतीय संगठन, व्यापारिक संगठन और तमाम दूसरे संगठन एक एक करके सामने आना शुरू हो गए जो तुर्की के बहिष्कार, अजरबैजान के बहिष्कार को और ज़्यादा तेज़ करना चाहते हैं। तो इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। अगली खबर के लिए हम सीधे चलते हैं लखनऊ पंकज झा के पास। ऑपरेशन सिंदूर, इसी नाम से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी ने देश भर में तिरंगा यात्रा मनाने का फैसला किया है। तिरंगा यात्रा के पीछे बीजेपी की रणनीति ये है कि देश के लोगों के घर घर तक जाया जाए और बताया जाए कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई की है और देश और दुनिया में भारत का कैसे डंका बज रहा है। और इसीलिए तिरंगा यात्रा जगह जगह निकाली जा रही है। कल आपने देखा दिल्ली में इंडिया गेट के पास तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। आज देश के अलग अलग राज्यों में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। लखनऊ में खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह के एक तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी थे और स्कूल कॉलेज के कई बच्चे भी शामिल हुए हैं। तिरंगा यात्रा के दौरान यूपी के कई बड़े नेता मंच पर नजर आए। योगी आदित्यनाथ के अलावा यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और साथ ही बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी नजर आए। तिरंगा यात्रा की शुरुआत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से ही दुनिया भर में आतंकवाद का बीज बोता रहा है और इसी की वजह से पाकिस्तान खोखला होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया इस बार, उसका जवाब सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के रूप में दिया गया। उन्होंने कहा भारत की पॉलिसी यही रही है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं। क्या कहा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए जरा। पूरा देश भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करते हुए अपने बहादुर जवानों का अभिनंदन करने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने
चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है, जिसके सम्मान में आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। ये तिरंगा भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। ये तिरंगा भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इस तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, अपने सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं की आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी हो रही है। कांग्रेस का जिक्र इसीलिए कि जैसे ही बीजेपी ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है, बीजेपी ने इसके खिलाफ, कांग्रेस ने माफ कीजिएगा, इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी तिरंगा यात्रा के बहाने ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। कोई बात शुरू क्यों ना हो, राजनीति तो उसमें शुरू ही हो जाती है। तो आखिर इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी फूफा बनकर क्यों नजर आना चाहती है? बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश जी, क्या बीजेपी अगर तिरंगा यात्रा ही निकाल रही है, अभी तो कुछ समय पहले सर्वदलीय बैठक में पूरा सभी पार्टियां एक साथ थी जी, अब क्या हो गया? देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार भारत का नेतृत्व सबसे कमज़ोर हाथों में है। आदरणीय मोदी जी जैसा कमज़ोर प्रधानमंत्री भारत में अभी तक नहीं हुआ। आपने सही कहा कि सारी पार्टियां साथ दे रही थी, लेकिन किसी पार्टी के मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। आल पार्टी मीट में इस ऑपरेशन के बाद, जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उसके बाद भी वो मन की बात करने आए, लेकिन सारे उस राष्ट्र के सारे राजनीतिक दलों को, जिन्होंने एक पैर पर एक स्वर में एक कंधा लगा करके साथ दिया, उनको संबोधित करना, उनको बुला के ये बात करना उचित नहीं समझा। ये अहंकार देखिए। आपने अभी तो राष्ट्र के नाम संबोधन किया ही। वही तो मैंने कहा ना, आपको जब पूरा राष्ट्र समर्थन दे रहा है, आप उनके साथ अहंकारी जैसा व्यवहार दिखा रहे हैं। आप उस मीटिंग में भी नहीं आ रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी की रैली कर रहे हैं। मैं भी एक छोटा सा वीडियो आपको सुनाता हूं, योगी जी का, इसी से संबंधित है, जो आप नहीं, मैं वीडियो की बात सुन तो लीजिए ना नहीं, मेरी बात। आप इस कार्यक्रम में कोई दूसरा वीडियो नहीं चला था, प्लीज सुन। आप बता तो दीजिए, हम समझ जाएंगे। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। अब आप डिस्टर्ब करते हैं, सुन तो लीजिए। क्या फिर से चलाना पड़ेगा थोड़ा? देखिए, सुनिए, ये जरूरी है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये तो आप एक बात बताइए। सुनिए, आप इसकी बात सुन लिया। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, एक चीज, इतनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विदेश मंत्रालय की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से, जो ठिकाने बताए गए, किस तरीके से वहां पे तबाही हुई पाकिस्तान में, उस देश का दम तो आपने भी देखा होगा ना, कि उसको भी नहीं मानते आप? पाकिस्तान हमारे लिए कभी भी भारत के लिए कोई वजूद वाला देश रहा ही नहीं है। आपको एक बात बताऊं, इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, आपको उसका राजनीतिक नुकसान भी हुआ है। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे टोकिएगा। आप अपना एजेंडा मत चलाइए ना। कोई एजेंडे की बात नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। बोलने दिए ना। देखिए, आप ही के पार्टी के सुन तो लीजिए, अरे सुन, सरकार के साथ है भाई, सुन तो लीजिए। ये मैं नहीं बोल रहा, योगी जी बोल रहे हैं, जिनका उसकी भी दे रहा हूं ना। आज अगर पीओके कब्जा होता तो आज योगी जी की बात सही साबित होती, और ये नहीं होता कि मोदी जी सिर्फ सबसे कमजोर। जो कुछ हुआ वो अमेरिका बता रहा है। अमेरिका बता रहा है कि हमने, मोदी जी ने हमारे ऊपर टैरिफ खत्म कर दिया। अरे देखिए भाई, आपने इतना सवाल किया है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। पहले आपके शरद पवार जी हैं, आपके पार्टी के सीनियर नेता। देखिए, आप लोगों के सबसे आप उनको नहीं मानते हैं? आप सबसे खराब। देखिए,
आपने कहा आप लोगों ने सवाल नहीं किए, हम लोगों से हमेशा सवाल हुए, कभी हम लोगों ने इस बार कभी भी सवाल नहीं किया, लेकिन अटल जी से लगे, नेहरू जी से लगाए और मनमोहन सिंह जी के समय तक यही विपक्ष, यही बीजेपी सबसे कठिन से कठिन सवाल करती थी, जुलूस निकालती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, पार्लियामेंट बुलवाने को कहती थी, कांग्रेस पार्लियामेंट भी बुलाती थी और हम उसका जवाब भी देते थे, लेकिन ये नहीं कहते थे कि आप राष्ट्र को आज एक साथ। अरे भाई, सरकार चुने हैं, कोई विधाता नहीं चुने हैं। 5 साल के लिए आप बैठे हैं, कल आप नहीं होंगे, लेकिन जो सवाल देश के, राष्ट्र के, समाज के मौजूद प्रश्न हैं वो तो सरकार से ही तो होंगे। तो सर्वदलीय बैठक में तो सारी बातें बताई गई रक्षा मंत्री की तरफ से। सर्वदलीय बैठक में तो सबसे पहली बार हुआ है कि सब ने कहा कि सरकार जो कदम चाहे उठाए, पूरा राष्ट्र का हर राजनीतिक दल साथ में। पहली बार इतनी यूनिटी थी। लेकिन सीज फायर हो रहा है, अमेरिका बता रहा है, इंडिया के टैरिफ खत्म हो रहा है, अमेरिका बता रहा है। सारी बातों का जवाब केंद्र सरकार की तरफ से दे दिया गया। केंद्र सरकार नहीं, कोई पहली बार है कि इस तरह से हिंदुस्तान के मामले में अमेरिका हस्तक्षेप करके, और हमारा देश का प्रधानमंत्री चाहे विदेश मंत्री खंडन भी नहीं कर रहा, कुछ इसमें स्पष्टीकरण भी नहीं दे रहा। अमेरिका की इन बातों पर जवाब क्यों नहीं दे रही है केंद्र सरकार? कौन जवाब देगा? आज हमारा प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस भारत को चला रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत को चला रहा है? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। अखिलेश जी, आपकी बात हमने सुनी, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसी मामले में आप ही की पार्टी के सीनियर लीडर और आप ही के इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के बड़े नेता कुछ और राय रखते हैं। आपको नहीं लगता कि आप अलग थलग पड़ रहे हैं? कोई अलग थलग नहीं, हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है कि अमेरिका का प्रधानमंत्री कौन होता है? ये कहने वाला कि सीज फायर मैंने डिक्लेयर कर दिया, मैंने डांट के करा दिया, मैंने ट्रेड की धमकी देके करा दी, मैंने जो है मोदी जी से टैरिफ खत्म करा दिया, IMF को उसने लोन दे दिया 8,500 करोड़ रुपए, और भारत चुप रहा, अगेंस्ट में वोट तक नहीं किया। तिरंगा यात्रा को लेकर के विवाद सिर्फ यूपी में भी नहीं है, इसी तरीके के विवाद महाराष्ट्र में भी शुरू हो गए हैं। चलते हैं अपने सहयोगी जितेंद्र दीक्षित के पास इसी बात को जानने के लिए। धन्यवाद पंकज भाई। और आप सही कह रहे हैं, महाराष्ट्र में भी तिरंगा यात्रा को लेकर विवाद हो रहा है, और इस विवाद में सबसे ज़्यादा मुखर जो है वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है। और जब से पहलगाम का हमला हुआ और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब से लगातार हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना केंद्र सरकार पर, खास करके PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर अपना निशाना साधते आई है। और अब जब तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है जगह जगह पर, तो उसको लेकर भी अब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने विरोध जताया है। आज शाम को 4 बजे मुंबई में भी एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। अगस्त क्रांति मैदान, जहां से 1942 में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, वहां से ये तिरंगा यात्रा निकलेगी। गिरगांव चौपाटी पर तुकाराम ओमले चौक पर, जहां पर 26 नवंबर 2008 के हमले में तुकाराम ओमले जो पुलिसकर्मी थे जो शहीद हुए थे अजमल कसाब को पकड़ते वक्त, जहां उनकी मृत्यु हुई थी, तो उस जगह तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जानी है। देवेंद्र फडणवीस खुद इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, उनके साथ में 3 महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी होंगे, और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर भी रहने वाले हैं। अब आज जो सामना का संपादकीय है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का जो मुखपत्र है, उसमें काफ़ी तीखे शब्दों में इस तिरंगा यात्रा की निंदा की गई है, और ये कहा गया है कि ये तिरंगा यात्रा एक राजनीतिक स्टंट है। और कुछ जो बड़ी बातें इस संपादकीय में कही गई हैं, उनमें से एक तो यह है कि शिवसेना का ये मानना है कि पहलगाम का हमला अभी पूरा नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाकर जंग से हटने पर मजबूर किया, नहीं तो जीत पक्की थी। फिर ये कह रहे हैं कि माताओं बहनों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम जो है किया जा रहा है इस तिरंगा यात्रा के जरिए, उन माताओं बहनों का जिन्होंने कि पहलगाम हमले में जो है अपने लोगों को खोया। ऐसी माताओं बहनों के जो है सिंदूर का मजाक उड़ाया जा रहा है। और फिर ये कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को हटाना चाहिए था, जब ये पहलगाम का हमला हुआ तो उसके बाद ही हटा देना चाहिए था। और फिर से ट्रंप का जिक्र करते हुए ये कहा कि 26 इंच के सीने में पिन चुभोकर उसकी हवा निकाल दी गई। अब शिवसेना का ये कहना है कि तिरंगा यात्रा के बदले में आपको जो है डोनाल्ड मेला आयोजित करना चाहिए, और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है सीज फायर का क्रेडिट ले रहे हैं, और जो टकराव भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चला उसको रुकवाने का वो क्रेडिट ले रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने सऊदी अरब में फिर से भाषण देते वक्त ये बात कही
और कहा कि देखिए मैंने जो है व्यापार के बूते पर दोनों देशों के बीच में टकराव को रुकवा दिया। मैंने कहा कि मैं व्यापार नहीं करूंगा और अगर ये जंग आगे चलती तो लाखों लोग जो है मारे जा सकते थे, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर जंग में तब्दील हो सकती थी। तो इस तरह का क्रेडिट उन्होंने लिया। हालांकि भारत सरकार का पक्ष ये है कि अमेरिका के साथ बातचीत में जो है व्यापार का इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। जो भी सीज फायर हुआ, जो पॉज हुआ है वो पाकिस्तान से बातचीत के जरिए ही हुआ है और इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। ये अब तक भारत सरकार का पक्ष है। आइए सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप की वो बाइट जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ है और जिसको लेकर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना केंद्र सरकार की खिंचाई कर रही है। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it could be, you know, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यही वो बयान है जिसको लेकर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना बीजेपी को घेर रही है और ये आरोप लगा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 56 इंच के सीने की पिन चुभोकर हवा निकाल दी और सरकार जो है डोनाल्ड ट्रंप के आगे दब गई और व्यापार के चक्कर में एक जीतती हुई लड़ाई को जो है रोक दिया गया। तो इसको लेकर अब पूरी राजनीति हो रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े मुंबई ब्यूरो के चीफ एनडीटीवी के मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रौनक, आज मुंबई में भी तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो रही है। देवेंद्र फडणवीस उसका उद्घाटन करने वाले हैं। ये बताइए कि इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र में किस तरह की राजनीति हो रही है? जी देखिए, मुख्य तौर पर जैसा आपने जिक्र किया कि तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर महाराष्ट्र के तमाम अलग अलग शहरों में बीजेपी और महायुति के दलों ने जोरदार तैयारी की और साफ तौर पर इस पूरे इंडिया पाकिस्तान वॉर का कहीं ना कहीं क्रेडिट बीजेपी इस तिरंगा यात्रा के जरिए जो है वो करने की कोशिश में है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो मुख्य तौर पर जो समझ में आ रहा है कि जिस तरह से शिवसेना की स्टाइल रही है और जिस तरह से शिवसेना काम करती रही है, खासतौर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना की मैं बात कर रहा हूँ, हर बड़े खास तौर से जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उस पर वो अपनी मुखर प्रतिक्रिया जो है वो देने के लिए जानी जाती है। और आज भी सामना का जो संपादकीय है उसकी अगर प्रमुख बातें जो आपने बताई, अगर उनको थोड़ा सा विस्तार देकर अगर समझने की कोशिश करें तो सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की फिर एक बार मांग जो है वो सामना के जरिए शिवसेना यूबीटी करती हुई दिख रही है। उन्होंने साफ सवाल पूछा कि जो सर्वदलीय बैठक में अगर केंद्र सरकार ये मांग रही है कि केंद्र सरकार की ये एक भूल थी, यहाँ पर जो इंटेलिजेंस उन्हें मिला था उस पर काम नहीं कर पाया और इसीलिए 26 लोगों की मौत हो गई, तो सवाल ये है कि ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए, ये एक पहला सवाल पूछा है। दूसरा, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, सवाल ये है कि जिन महिलाओं का सिंदूर कहीं ना कहीं इस घटना के बाद खत्म हुआ है, ऐसे लोगों को क्या अब तक भारत सरकार न्याय दिला पाई है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर इस तरह से जंग को पीछे लेने का ऐलान सरकार को करना पड़ा। क्या व्यापार इतना बड़ा हो गया है कि व्यापार के मामले को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, जबकि हमारे लोगों की वहां पर निष्पाप लोगों की मौतें वहां पर हुई और उनको लेकर सरकार ने जिस तरह का कड़ा रुख अपनाया था, पाकिस्तान घुटने टेकने के लिए मजबूर था। ऐसे में अगर थोड़ा सा और अपनी भूमिका पर सरकार फर्म रहती तो आज इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलती। ये कुछ कड़े सवाल जो है आज सामना के जरिए पूछे गए और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में भी इस पर राजनीति होगी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा जब 4 बजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करेंगे, उस वक्त वो सामना संपादकीय पर क्या कुछ जवाब देते हैं, क्योंकि जो सवाल पूछे गए वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़े करने वाले हैं। जी बिल्कुल रौनक, देखिए ये महाराष्ट्र के लिए एक चुनावी साल है और चुनावी साल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है। मुंबई महानगर पालिका समेत जो
राज्य की तमाम बड़ी महानगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाएं हैं, उनमें चुनाव कराने को लेकर पिछले 3-4 सालों से ये चुनाव लंबित थे। तो अब इस बार ये चुनाव होने जा रहे हैं, बहुत ही अहम चुनाव माने जा रहे हैं। और क्या उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को ऐसी आशंका सता रही है कि उन चुनावों के दौरान बीजेपी इस ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की कोशिश करेगी और उसी के तहत जो है, उसी कड़ी की ये शुरुआत है तिरंगा यात्रा? ये बीजेपी करेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब बीएमसी जैसे या फिर महानगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं तो उसके मुद्दे थोड़े अलग होते हैं और जमीनी स्तर पर वो मुद्दे ज्यादा जो है वो काम करते दिखते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेटर लेवल के चुनाव है। ऐसे में निश्चित तौर पर बीजेपी या महायुति जो सत्ता में बैठी है इसको भुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका कितना ज्यादा फायदा होगा ये अभी कहना मुश्किल होगा। लेकिन एक बात उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर उनकी पार्टी भी समझती है कि अगर इन मुद्दों पर हमने अभी से बीजेपी को नहीं घेरा तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। और इसीलिए जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कोई भी ऐसा मौका है उसको वो चूकते नहीं है। जी बिल्कुल, धन्यवाद रौनक। तो ये थी महाराष्ट्र की बात। अब आइए बिहार की खबरों के लिए चलते हैं पटना, मेरे सहयोगी प्रभाकर के पास। धन्यवाद जितेंद्र। और जैसा मैं बता रहा था कि देश में ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में ऑपरेशन राजनीति जो है उसने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। आज दूसरा दिन है जब लगातार हम देख रहे हैं कि विरोधी खेमे एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। कल तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया नीतीश कुमार के ऊपर, उन्हें एक्सपायरी डेट का नेता बताया और उन्होंने कहा कि कैसे 15 साल के बाद जैसे गाड़ियों को सड़कों से हटा दिया जाता था, वैसे नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से हटा देना चाहिए। और उसका करारा जवाब आज भाजपा ने दिया। भाजपा ने एक लगभग 3 मिनट का एक वीडियो रिलीज़ किया है। और बिहार में जो पोस्टर वॉर है, जो वीडियो वॉर है, ये कोई नई बात नहीं है। आज भाजपा ने जो 3 मिनट का वीडियो रिलीज़ किया है वो जंगल राज के ऊपर है, वो लालू राज के ऊपर है। और वो एक तरह से बिहार की जनता को याद दिलाने की कोशिश है कि जब लालू का राज था तो क्या क्या चीज़ें वैसी होती थी जिसके चलते उसे जंगल राज की उपाधि दी गई थी। इसके ऊपर में कांग्रेस और राजद जैसी उम्मीद थी, उन्होंने इसके ऊपर में वापस प्रहार किया है। लेकिन कुल मिला के बिहार में जो राजनीतिक माहौल है वो गर्म होता जा रहा है और ये लगातार पिछले 2 दिनों से हो रहा है। तो बिहार में जो चुनावी रेल है उसने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है और जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आएगी, वैसे वैसे ये माहौल जो है, चुनावी माहौल, वो और गर्म होता जाएगा। और इसी पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ फैजान अहमद साहब हैं, बिहार के वरीय पत्रकार हैं और काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं बिहार की राजनीति पर। फैजान सर, हमने देखा कि आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी में। हमने देखा कि लगभग 4 से 5 दिनों की शांति थी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और वो एक ऐसा समय था जिसमें कि सभी दल, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, वो एक ही राग गा रहे थे और उन्होंने बिहार की राजनीति को एक तरह से बैक बर्नर पर रख दिया था, उसे वो उसकी बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मामला शांत हुआ, जैसे ही सीज फायर की बात हुई, उसके बाद से ये राजनीतिक तापमान जो है बिहार में बढ़ता जा रहा है। और कल इसकी शुरुआत तेजस्वी यादव ने की। आज आपने देखा होगा वो वीडियो जिसमें कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर में सीधा और तीखा हमला किया है भाजपा ने। जी देखिए, अभी कुछ दिनों से पूरा देश, उसमें बिहार भी शामिल है, हम लोग युद्ध और युद्ध विराम और ऑपरेशन सिंदूर और ये सब की बातें कर रहे थे। आज तिरंगा यात्रा की बात हो रही, लेकिन बिहार में कुछ बातें बदल गई हैं। ये देखिए, कहा जाता है कि बिहार में बिना राजनीति के कोई रह ही नहीं सकता है। बिहार में राजनीति लोगों का ओढ़ना बिछौना, सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं कह रहा हूँ, हर आम आदमी के बारे में राजनीति उनका ओढ़ना बिछौना, बिना राजनीति को रह नहीं सकता। तो चुनाव के फिर अब राजनीति का हमारे यहाँ दौर शुरू हो गया है। और देखिए, अब बीजेपी का प्रोडक्शन एक निकला है, वो गैंग्स ऑफ घोटालेबाज। तो ये बहुत जगह दिखाया जा रहा है, बज रहा है और इससे एक तरह का चुनावी माहौल कहें या राजनीतिक माहौल गरमाने की कोशिश भी की जा रही है। तो इसमें गैंग्स ऑफ घोटालेबाज में क्या है, घोटालेबाज में 2 को उन्होंने फोकस किया है, लालू यादव और तेजस्वी यादव। और दोनों कहा एक
घोटाला, चारा घोटाला और एक वो जमीन घोटाले का सरगना इन्होंने इसमें बताया है। तो देखिए ये सब मुझे लगता है कि बीजेपी ने शायद ये बना के रखा होगा कि चुनाव जब आने वाला होगा तो उसको इस्तेमाल करेंगे हम, और चुनाव आएगा तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन्होंने इसको थोड़ा और पहले से उसको आउट कर दिया है। तो अब ये लोगों की जुबान पर भी चढ़ रहा है कि भाई बीजेपी का ये एक चुनावी नारा कहें या तो राजनीतिक फैजान साहब ये एक तरह से राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश है। जी फैजान साहब, ये मैं बोल रहा हूँ कि एक तरह से राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश है, लेकिन इस मुद्दे पे हम जब भी राजद से, चाहे वो तेजस्वी यादव हों या उनके दल के किसी भी बड़े नेता से बात करते हैं, तो उनका कहना है कि जी मेरी आवाज़ अब आपको साफ आ रही है क्या? मैं आप क्या मुझे सुन सकते हैं? हाँ, अब आवाज़ मिल रही है जी। मैं ये कह रहा था जी फैजान साहब, मैं ये कह रहा था कि इस मुद्दे पे हालांकि ये एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश है भाजपा द्वारा और राजद द्वारा भी, लेकिन इस मुद्दे पे जब भी हम, चाहे वो तेजस्वी यादव हों या राजद के कोई भी बड़े नेता हों, उनसे जब भी बात करते हैं तो उनका कहना है कि आप 20 साल पुरानी बात जो बार बार लोगों के सामने ला रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। 20 साल से आप यहाँ सरकार में हैं तो बात तो आपकी करनी चाहिए, जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि जो भी खामियां हम गिना रहे हैं, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे पलायन की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, उसके लिए लालू प्रसाद यादव को आप जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। वो 20 साल पहले थे यहाँ, 20 साल से आप सत्ता में हैं। तो इस लॉजिक में, इस बात में कितना दम लिखता है? क्योंकि जब भी कोई बड़े, चाहे वो राजद के, चाहे वो बड़े भाजपा के नेता हों, चाहे वो जेडीयू के नेता हों, उनसे आप जब भी बात करेंगे तो वो लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की बात करने लगते हैं, वो लालू प्रसाद यादव के शासन की खामियां गिनाने लगते हैं, जबकि वो 20 साल पहले थे यहाँ पे। जी देखिए ये उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए बात जब भी घूम फिर के आती है, चुनाव की हो या राजनीति की हो, तो वो घोटाले की, घपले की, करप्शन की वो बात आती है और ये बात उठाते हैं अगर एनडीए के लोग, तो फिर वही वो इशारा उनका लालू की तरफ रहता है, तेजस्वी यादव की तरफ रहता है। तो घूम फिर के बात फिर वहीं आ जाती है, वो चाहे 15 साल 20 साल पुरानी बात क्यों ना हो, क्योंकि देखिए एनडीए का भी अभी तक यही रहा है कि वो जंगल राज की बात हो और करप्शन की बात हो और 15 साल, तो वो 20 साल पुरानी बातें, यानी लालू राबड़ी राज की ही बातें वो ज्यादा करते हैं। उन्होंने खुद क्या किया है, उन्होंने क्या किया, उस पर उनका फोकस कम रहता है। ठीक है, उनके कार्यकर्ता जाते हैं, उनकी पार्टी के लीडरों ने कहा है हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में घूम करके हमने जो कार्य किए हैं, हमने जो काम किए हैं इधर 20 सालों में, 15 सालों में, उसका वो वर्णन बखान करते हैं और लोगों को बताते हैं। लेकिन एक छोटा एक आखिरी सवाल आपसे है फैजान साहब, एक आखिरी सवाल आपसे है और उसका बहुत छोटा जवाब चाहूंगा। राजद ने महिलाओं के मुद्दे पे, पलायन के मुद्दे पे और युवाओं के मुद्दे पे नीतीश कुमार को घेरने की प्लानिंग की है और उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया है। आपको लगता है कि जमीन पे कारगर होगा जब चुनाव का बिगुल बजेगा? तो देखिए जब चुनाव का बिगुल बजता है, जब चुनाव सर पर आ जाता है तो बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं। ये जो आप बता रहे हैं, चाहे वो पलायन का हो या बेरोजगारी का हो, या ये सारे मुद्दे काम करेंगे और ये सारे मुद्दे उठेंगे, क्योंकि ये जितने भी वो समस्याएं हैं इनका कोई निदान नहीं हो सका। आज भी पलायन उतना ही हो रहा है जितना पहले, अब से 15 साल 20 साल पहले होता था, उतना ही आज भी पलायन हो रहा है। बेरोजगारी अभी भी है, ठीक है, रोजगार के कुछ अवसर दिए गए हैं और रोजगार दिया भी गया, खासतौर से पुलिस में हो या टीचर्स में हो, लेकिन फिर भी बेरोजगारी तो है, बहुत है। और यहाँ का नौजवान इस बात से लेकर के बहुत चिंतित है कि वो बेरोजगारी और पलायन का दंश झेल रहा है। चलिए फैजान साहब, मैं आपकी बात समझ गया, क्योंकि समय की थोड़ी किल्लत है, इसके चलते मैं इस चर्चा को यहीं पर विराम देता हूं। तो कुल मिला के जो मुद्दे हैं, चाहे वो पक्ष के हों वो पक्ष के हों, अपने अपने मुद्दे हैं। और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर का शोर थोड़ा कम हुआ है, वैसे वैसे बिहार में आप देखेंगे कि चुनावी शोर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे समय बीतेगा और चुनाव की तारीख नज़दीक आएगी, वैसे वैसे ये शोर जो है आपको और भी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो बिहार से आज इतना ही, और बाकी वापस चलते हैं दिल्ली अपने सहयोगी विकास के पास। बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका। तो सही कह रहे हैं आप, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, राजनीति हावी होगी और राजनीतिक दलों का शोर वो बढ़ता जाएगा और जनता की हिस्सेदारी
वोट वाले दिन यानी कि चुनाव वाले दिन ज़्यादा हो, इस पर भी ध्यान देना होगा। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सभी हमारे सहयोगियों जितेंद्र दीक्षित, पंकज झा और प्रभाकर का बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो। एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।